बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। So bete, we have started chapter number 5 and today we are going to learn about standard atmospheric pressure. Bete, in previous lecture we have discussed about some gaseous states and some physical states of matter. We have discussed about matter, physical states of matter, in which we discussed about solid, liquid and gases, and then we have discussed about gaseous states, where we have discussed about diffusion, effusion, pressure. And so today we are going to learn about standard atmospheric pressure. बेटे, yesterday I have told you that what is pressure. So क्या है प्रेशर? मैंने आपको कल क्या बताया था कि प्रेशर क्या है? मैंने बताया था कि एक यूनिट एरिया है, लाइक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर का कोई भी चीज़ है, कोई बर्तन है, कोई गिलास है, ठीक है, कोई कप है, कोई जग है, वट एवर यू हैव इन योर एट योर होम्स, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई ना कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, उसका कोई ना कोई क्या है बेटे सरफेस एरिया है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, आपने एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर का एक सरफेस एरिया है, ठीक है। अब क्या किया आपने उस सिलेंडर के अंदर एक गैस फिल कर दी, ठीक है, कोई भी गैस ले, लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वट एवर, कोई भी आप ले सकते हैं, वट एवर यू हैव एट बेटा, आपके पास जो भी फिजिबल होगी, यू कैन से कि जो भी आपके पास जो फिजिबल होगी ना, जो आपके पास इजीली अवेलेबल होगी गैस, वो आप ले लें, ठीक है। सपोज आपने जो है कोई गैस ले ली, उस गैस को आपने सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया, लाइक आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस को आपने सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया, देन क्या होगा, सिलेंडर के अंदर गैस फिल कर दी। आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, वो रैंडमली मूव करते हैं, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ठीक है। उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के साथ साथ उनकी मूवमेंट भी होती है, तो वो जब मूव कर रहे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं, ठीक है, आपस में भी उनकी जो है वो कोलिजन होती है। साथ साथ वो जिस कंटेनर में, लाइक आपने सिलेंडर लिया है, तो सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। आफ्टर दैट वट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो मॉलिक्यूल्स दीवारों के साथ, सिलेंडर की वॉल्स के साथ टकराते हैं या वो आपस में टकराते हैं, सो उनके टकराने की वजह से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो एक फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो एक क्या करते हैं, फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। और फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि हम कहते हैं प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म सरफेस एरिया की भी तो यूज़ की थी ना, तो जितने सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जितनी गैस फिल की है, वो उतना उसका क्या है, गैस का सरफेस एरिया है। तो अपने उसी सरफेस एरिया के ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर प्रेशर, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि प्रेशर इज़ द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। सो उसको हमने किससे डिनोट किया था, हमने कहा था प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा था P इज इक्वल टू F/A, यानी F/A का मतलब क्या है, प्रेशर किसकी इक्वल है, वो फोर्स जो एक ख़ास सरफेस एरिया के ऊपर एग्जर्ट होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और हमने देखा था प्रेशर का यूनिट क्या है जी, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से क्लियर होगी मेरी बात। तो ये तो वो था जो हमने कल डिस्कस किया था। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के बारे में पढ़ना था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पीछे वाला जो प्रेशर था उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। सो व्हाट इज़ atmospheric pressure and standard atmospheric pressure. So बेटा,
इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आ जाएगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है दैट विल बी रेलिवेंट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, आपकी जो सराउंडिंग है दैट इज़ योर एटमॉस्फेयर। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी हवा है, दैट इज़ योर एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जी, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर, जो हवा जो एग्जर्ट करती है दैट इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ आई मेरी बात की। और हमने क्या करना है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है, समंदर की सतह पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। नॉर्मली आपने देखा है जैसे कराची है, कराची जो है वो समंदर के पास है, तो वहाँ पे जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा साहिल समंदर पे, जो साहिल होता है समंदर का, जो किनारा होता है समंदर का, वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। कभी आपने किसी मूवी ड्रामा में देखा होगा जहाँ जो बिल्कुल समंदर के पास जो है वो जो उन्होंने जो है वो बनाई होती है मूवी। ठीक है, समंदर के पास जो मूवी वगैरह बनाई होती है, तो जब वो बेटा समंदर के पास या किसी ने, वैसी बहुत सारी फैमिलीज़ विजिट के लिए जाती हैं जिनके रिलेटिव्स कराची वगैरह रहते हैं, उन्होंने देखा भी होगा जब वो समंदर के पास, समंदर ना से ही वैसी नहर ले लें, ठीक है, हम यहाँ पे समंदर की बात करें, आप नहर ले लें, नहर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे हवा ठंडी, आपको वहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा चल रही होती है, वहाँ पे एयर ज़्यादा होती है। इस तरह से समंदर का मैं बता रही थी, तो जब वो चल रहे होते हैं, अक्सर ड्रामों में भी दिखा रहे होते हैं, तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं। ठीक है, उनके बाल उड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि जो सी लेवल होता है, समंदर का जो लेवल होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a mercury column of 760 mm height at sea level। मरकरी कॉलम क्या बेटा, वो जो जब हम ज़मीन की सरफेस से सी लेवल की सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉलम जो है वो आ जाता है, जिसको हम मरकरी कॉलम कहते हैं, जिसके थ्रू हम उसकी जो है वो, एक्चुअली में हम मरकरी कॉलम का मतलब क्या है, ये बेटा यूनिट है प्रेशर का, mmHg। इन्होंने HG नहीं लिखा हुआ, उसको वैसे ही मरकरी लिख दिया हुआ है। ठीक है, mmHg इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये यूनिट है प्रेशर का, जिसको हम mmHg या मरकरी कॉलम 760 mm हाइट भी इसको कहते हैं। सी लेवल पे हम इसको देखते हैं समंदर की सतह के ऊपर, दैट इज़ योर प्रेशर। आई एम अगेन रिपीटिंग बेटे, प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, सी लेवल है, वहाँ पे हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो ये दैट इज़ एटमॉस्फेरिक हो गया। प्रेशर क्या है, वो जो हवाएं हैं जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो प्रेशर कितना है, 760 mmHg का है। ये जो मरकरी कॉलम 760 mm लिखा हुआ है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 760 mm, साथ ही Hg आना था, जगह कम थी तो मैं नीचे लिख रही हूँ ऐसे 760 mmHg। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो इसको इस फॉर्म में ही जो है वो राइट करना है, आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? सो इट इज़ सफिशिएंट प्रेशर, ये काफ़ी है प्रेशर किसी भी मरकरी कॉलम, सी लेवल में मरकरी कॉलम पर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg और 760 टोर, ये बेटा सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, ये सारे क्या हैं, प्रेशर के यूनिट्स हैं। ठीक है, और 1 mmHg किसके बराबर की होता है, 1 टोर के होता है, तो 760 mmHg ऑटोमेटिकली 760 टोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो ये टॉर है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, उतने ही पास्कल के इक्वल जो है वो आ जाएगा। ये आपने कल भी पढ़ा था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब बात सुनिए होता क्या है, आपसे ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, आपसे ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल राइट डेफिनेशन एंड ऑल्सो यू विल राइट सम यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे अकेला ये भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो आपके पास ये जितने भी प्रेशर की ये वाले सारे यूनिट्स हैं बेटा, ये आपने राइट करने हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
इस तरह से भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि राइट ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? किसी चीज़ को दबाना, कंप्रेस करना ना। सो गैसेस हैं, गैसेस के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप गैसेस को दबा सकते हैं। दबाने से क्या होगा? उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है, देखें अब आपके पास ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर पार्टिकल हैं एक दूसरे से दूर दूर। अब आप इसको क्या करते हैं? इधर से भी फोर्स लगाते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने पे आप इसको क्या करते हैं? दबा रहे हैं। दबाने से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और इसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम गैसेस को वैसे डिस्कस करें तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, साथ साथ हम लिक्विड्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के दरमियान भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, बट जो सॉलिड है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती हैं। कल मैंने आपको डायग्राम्स बना के जो है वो एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो है वो किस तरह से होती है और उनके दरमियान जो है वो कैसे कैसे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सॉलिड्स के दरमियान बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जो है वो अटैच होते हैं। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबाइल से निकला है यानी हरकत, कि ये हरकत कर सकते हैं या नहीं, ये मूवमेंट शो करते हैं या नहीं करते। सो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक रैंडमली बहुत ज़्यादा ये मूव करते रहते हैं। कभी भी नहीं आपने देखा कि देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपको जो है वो कहीं पे रुके हुए नजर आ जाएंगे। कंटिन्यूसली जो है वो मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली जो है वो इनकी जो है मोशन होती रहती है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपस में भी गैस के पार्टिकल्स टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर इनको बंद किया हुआ होता है उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड बेटा लिखा हुआ है बिकॉज गैस मॉलिक्यूल जो है वो मूव कंटिन्यूसली, सो दे पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फिज़िक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मोशन की जो एनर्जी होती है, कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है उस मूवमेंट के दौरान उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मूवमेंट की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, द एनर्जी दैट इज़ यूज्ड इन मूवमेंट, या मूवमेंट की जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप दो एनर्जीज पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन मेन दो टाइप्स हैं, वो आप पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी पोजीशन पे कोई चीज़ किसी खास पोजीशन पे पड़ी हुई है तो उसके अंदर उस टाइम जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, बट अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, हरकत कर रही है और उस दौरान उसकी जो एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। सो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी खाली जगह होती हैं, वो भी जो है वो मूव करते हैं, लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो बिल्कुल ही रैंडमली मूव करते हैं। मेन हमारा गैस है, हम गैस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही गैस से रेलिवेंट है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उनको भी कंप्रेस किया जा सकता है, उनके दरमियान भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, बट एज़ कम्पेयर टू गैसेस कम होती है। और सॉलिड के दरमियान वो तो बेटा उनके तो पार्टिकल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, वो मूव नहीं करते, बस वो ओनली क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, बस वाइब्रेट करते रहते हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है, सो ये हमने मोबिलिटी को देख लिया। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी ऑफ गैसेज। डेंसिटी का मतलब क्या? भारी हो जाना, डेंस हो जाना। ठीक है, भारा हो जाना किसी चीज़ का, भारी हैवी हो जाना। ठीक है, डेंसिटी ये है। सो बेटा गैसेज जो होती हैं ये बहुत लाइट वेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है, उससे कम लिक्विड्स की होती है, सबसे कम डेंसिटी जो है वो गैसेज की होती है। गैसेज क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। आप ऐसा करें, अगर कंपेरिजन करना, सपोज आप एक किलोग्राम की एक जो है वो ऐसी चीज़ लें जो सॉलिड है, 1 किलोग्राम या 1 लीटर आप ऐसी चीज़ लें जो लिक्विड है, और इसी तरह से आप 1 किलोग्राम या 1 लीटर वगैरह जो है वो क्या लें? आप गैस लें। तीनों का आप वेट मेजर करेंगे तो क्या होगा? आपके पास सॉलिड सबसे ज़्यादा भारी होंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं ना, कॉम्पैक्शन की वजह से पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इस वजह से क्या होती है? सॉलिड के पार्टिकल्स की जो है वो
जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भारी होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड में थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसलिए लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डेंसिटी कम होती है। और गैसेस के दरमियान तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आप बैलून के अंदर बेटा गैस फिल करते हैं तो आपको बैलून का वेट फील होता है, कोई वेट नहीं फील होता। क्यों वेट नहीं फील होता? क्योंकि गैसेस का कोई वेट इतना ज़्यादा होता ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा डेंस होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि गैसेज जो होती हैं, गैसेज जब डेंसिटी होती है इनको हम ग्राम्स पर डीएम क्यूब, जो है वो डेंसिटी का यूनिट है, ग्राम्स पर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वेयर एज लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो मेजर करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी को हम ग्राम पर डीएम क्यूब में, ठीक है, और जो आपके पास है हमारे पास ये जो सॉलिड और लिक्विड है उनकी जो है डेंसिटी को हम ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में जो ये लिखा हुआ है मेजर करते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि जो डेंसिटी है गैसेस की ठंडे कूल करने पे जो है वो बढ़ती है और इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जबकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो डेंसिटी ऑक्सीजन की है वो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 0। अगर तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसकी होगी 1.4 ग्राम, और अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री होगा तो 1.5। 20 डिग्री यानी थोड़ा सा हॉटनेस की तरफ चला जाता है, तो हॉटनेस पे वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम गैसेस का क्या होता है, फैलता है। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, गर्म करने पे गैस का वॉल्यूम फैलेगा, गैसेस एक्सपैंड करेंगी। ठंडा करने पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, गैसेज जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, श्रिंक करेंगी। ठीक है, ठंडा करने पे गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और गर्म करने पे गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब दूसरी चीज़ बात कर दी उसने डेंसिटी की, तो गर्म करने पे डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेंसिटी 1.4 है और ठंडी कम होगी, ठंडा करने पे जो है वो क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठंडे करने पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, गर्म करने पे डेंसिटी कम होगी। गर्म करने पे एक्सपेंशन ज़्यादा होगी और ठंडा करने पे एक्सपेंशन कम होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, एक चीज़ गर्म करने पे बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, और इसी तरह से दूसरी एक चीज़ ठंडा करने पे बढ़ रही है और दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है। सो वी कैन से दैट कि दे हैव इनवर्स रिलेशन बिटवीन दैम। डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/dk। एम आई क्लियर? So beta today we have discussed about standard atmospheric pressure, where we discussed about the definition of standard atmospheric pressure and some units of pressure. Then we discussed about compressibility, mobility and density of gases. So this is about today. I hope you understand it well. Okay my dear students, Allah Hafiz, stay blessed, stay home.